बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान को राज़ी करने के लिए कि वो एक डील पे आ जाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को कुछ फेस सेविंग मिल जाए, चीन से मदद मांग ली है। और ये मैं आपको मदद मांग ली है का वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कुछ चीज़ों का इंकशाफ किया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सदर शी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा बातचीत करते हुए कि मैं ज़रा सी भी अगर मदद कर सका तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। सदर शी एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीनी सदर के हवाले से कि वो एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगर ज़रा भी मदद कर सका तो मैं ज़रूर मदद करूंगा। यानी कोई यकीन दहानी चाइना की तरफ से ऐसी नहीं करवाई गई अमेरिका को जिसकी बुनियाद पे वो ये कहें कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन यहाँ ये साबित होता है कि अमेरिका ने सदर शी से मदद मांगी है, जिस पे उन्होंने कहा जी अगर मैं मदद कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर ईरानी तेल की खरीदारी के मामले के ऊपर चीन ने बड़ा टका के जवाब दिया अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ईरानी तेल की खरीदारी हम जारी रखना चाहेंगे। ये प्रेसिडेंट शी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा। यानी बड़ी जरूरत चाहिए। पाकिस्तान को तो एक इशारा करता है, पाकिस्तान खरीदारी बंद कर देता है हर तरफ से। लेकिन इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और प्रेसिडेंट शी ने अमेरिका की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम जारी रखना चाहेंगे ईरान के साथ जो हमारी तेल की तिजारत है, हम उनसे तेल खरीदते रहेंगे। दूसरा, चीन ने कहा कि ईरान को जो हथियारों की फराहमी है वो हम नहीं कर रहे। अब इसको डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके से बयान किया कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया है। यानी ट्रंप ने इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया इस सारे मामले को। यानी मामला तो सादा सा है ना कि अमेरिका ने चीन से बात की होगी कि जनाब हमें ऐसा लगता है कि ईरान आपसे हथियार लेना चाहता है, तो उस पर चीन ने साफ कहा कि जनाब हम तो ईरान को हथियार नहीं दे रहे। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट को इस तरीके से जारी किया जैसे ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया। अब जो चीनी सदर है ना, उन्होंने अमेरिका को थोड़ी सी शर्म भी दिलाई है जो उनकी अपनी अंदरूनी सूरत हाल है अमेरिका की उसके ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस मामले को कंट्रोल करने के लिए या उस मामले से जान छुड़ाने के लिए ट्विटर के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। मैं उसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक्चुअली तो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर ये डाला है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि जब सदर शी ने बहुत शाइस्तगी के साथ, यानी बड़े आराम के साथ, बड़े धीमे अंदाज में अमेरिका का तस्करा शायद एक जवाल पजीर मुल्क के तौर पर किया कि यानी अमेरिका को एक जवाल आ रहा है, ये प्रेसिडेंट शी ने जब कहा, तो डोनाल्ड ट्रंप अब उसका तर्जुमा कर रहे हैं कि एक्चुअली उनके कहने का मतलब क्या था। यानी अमेरिकी सदर की आज ये हालत है कि चीन का सदर एक स्टेटमेंट देता है अमेरिका के बारे में कि एक जवाल पजीर मुल्क की तरह वो अमेरिका को पोर्ट्रे करता है, तो इस पर अमेरिकी सदर जो है वो वजाहत दे रहा है चीनी सदर के बयान की। वो चीनी सदर को वजाहत नहीं देनी पड़ रही। तो ट्रंप ने कहा कि उनका इशारा जो जबरदस्त नुकसान की तरफ था वो हमें स्लीपी जो बाइडन, ये वो कहते हैं जो बाइडन को, सोता हुआ जो बाइडन, वो जो बाइडन और जो बाइडन इंतजामिया के 4 सालों के दौरान वो नुकसान हमें पहुंचा। फिर आगे उन्होंने वजह बताई कि जनाब हमारी खुली सरहदें थी, भारी टैक्सेस थे और हर एक के लिए ट्रांसजेंडर DEI एजेंडा था, ख़वातीन के खेलों में मर्दों की शमूलियत थी। फिर जनाब कोई मसावात और खौफनाक तजारती मुआहदे, बेलगाम जराइम और बहुत सारी दूसरी वजूहात थी जो बाइडन के दौर में, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा या अमेरिका जो है वो जवाल पजीर हुआ है। इसकी तरफ प्रेसिडेंट शी ने इशारा किया है। डोनाल्ड ट्रंप अब इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सदर शी का इशारा इस हैरत अंगेज तरक्की की तरफ हरगिज नहीं है जो हमने की है। यानी ट्रंप ने दावा किया कि हमने तो 16 महीनों में शानदार काम किया है, स्टॉक मार्केट को ऊपर लेकर चले गए हैं, हमने जंगी फतुहात हासिल की हैं, वेनेजुएला के साथ हमने फलते फूलते ताल्लुकात बनाए हैं, ईरान की फौजी तबाही करके रख दी है हमने, और अब तक ज़मीन की सबसे ताकतवर फौज बना दी है अमेरिका की। दोबारा एक मुआशी कुव्वत अमेरिका को जनाब बनाया जा रहा है और 18 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका में सरमायाकारी के लिए जा रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो हमारी तो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ। तो प्रेसिडेंट शी का जो इशारा है अमेरिका के हवाले से वो जो बाइडन के दौर पे है। तो ऐसा नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा देर तक अमेरिकन को कहानियाँ नहीं सुना सकते। अमेरिकन बहुत समझदार हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ के जो तजियाकार हैं, वहाँ का जो मीडिया है वो इसके ऊपर बात करेगा और चीज़ें सामने आती रहेंगी। अब नाज़रीन, अमरीकी सेनेटर हैं क्रिस्टियन गिलीब्रांड, इन्होंने एक इंकशाफ कर दिया अमेरिका में। देखिए अमेरिका ने मदद क्यों मांगी। सवाल तो ये पैदा होता है कि अमेरिका ने ईरान को राज़ी करने के लिए चाइना से मदद क्यों मांगी। उसकी 2 बहुत बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, अमरीकी सेनेटर ने यह इंकशाफ किया क्रिस्टियन गिलीब्रांड ने कि ईरान जंग आज भी अमेरिका को रोज़ाना $1 अरब की पड़ रही है। और उन्होंने अपने हाउस में खड़े होकर यह कहा कि लोग हम पर शदीद नाराज़ हैं और हम नहीं जानते कि ये लड़ाई कब ख़त्म होगी और कितनी लंबी चलेगी।
हमारे रोजाना $1 अरब अब भी ये जो नाकाबंदी की हुई है और जो फौज को स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, हथियारों की तरसील जारी है, ये रोजाना अमेरिका को $1 अरब की पड़ रही है। ये क्रिस्टियन गिलीब्रांड जो उनकी सेनेटर हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। दूसरा, ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मसला मिड टर्म इलेक्शन भी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो डरावना ख्वाब बन जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी सीटें इधर से उधर हो गई ना, तो ट्रंप का बचना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत थोड़े से मार्जिन से बचे हैं। ऐवान नुमाइंदगान के अंदर वोटिंग होती है और वोटिंग इस बात पे होती है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को महदूद किया जाए, इसकी करारदाद पेश की जाती है। तो एक तरफ वोट पड़ते हैं 212 और दूसरी तरफ ट्रंप की मुखालफत में भी वोट पड़ते हैं 212। तो यहां अगर एक वोट और दूसरी तरफ चला जाता तो डोनाल्ड ट्रंप फारिग हो जाते। अब यह हुआ है ऐवान नुमाइंदगान में कि बराबर होगी वोटिंग, करारदाद फारिग हो गई। एक वोट भी यहां पे होता, अक्सरियत उनके पास आ जाती, वो करारदाद पास हो जाती। तो ट्रंप कितनी थिन मेजॉरिटी के साथ वहां पे मौजूद है। ट्रंप वो मेजॉरिटी इंजॉय नहीं कर रहा जो अमेरिकी सदूर इंजॉय करते हैं और मकबूलियत भी लगातार नीचे जा रही है। दूसरा, कांग्रेस की अप्रूवल जंग के हवाले से वहां पे एक करारदाद बार बार आई, वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक वोट से कामयाब होता है। सेनेट में भी कांग्रेस की जब करारदाद वहां पे आती है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात उतने आसान नहीं हैं जितने माजी में हुआ करते थे। और अगर मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं किसी वजह से, वजूहात तो बहुत सारी हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और अमेरिका को अपना सदर तब्दील करना पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि ट्रंप के खिलाफ एक मुआखजा या जिसको इंपीचमेंट कहते हैं वो आ जाए। और नॉर्मली फिर यही होता है कि जिस सदर को इंपीच किया जाता है वो खुद ही रिजाइन करके चला जाता है। नादरीन, नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया और ऐलान किया है कि 60% गजा पे इस वक्त इसराइली फोर्सेस कंट्रोल कर चुकी हैं। यानी गजा का 60% इलाका इसराइल के कंट्रोल में है और वो कह रहे हैं जी बाकी जो एरिया है उसको हम मुस्तकबिल में देख लेंगे। अब बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद से लेकर अब तक जो आलमी सतह पे आवाजें उठती थी गजा के लिए, वो भी वैसे नहीं उठ रही। वजह क्या है? बोर्ड ऑफ पीस बन गया है, सारे मुस्लिम ममालिक उसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो जो आवाजें अक़वाम मुत्तहिदा में या दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठाई जाती थी, अब क्योंकि ये सारे खुद उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है जो गजा के मामलात को देख रहा है, तो वो उस शद और मत के साथ आवाज उठाई नहीं जा रही। बोर्ड ऑफ पीस ने मामले को दबाकर रख दिया है। जितना जुल्म और बर्बरियत गुज़िश्ता 3-4 सालों में हुई, बजाय कि उसका हिसाब लिया जाता, बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद जो आवाजें उठती थी वो बांध दी गई हैं, ऐसा दिखाई देता है। एक और काम जो इसराइल कर रहा है, इसराइल को फौरी तौर पे उसकी फौज को तैयार किया जा रहा है ताज़ा हमलों के लिए। और ये इसराइली अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। उनका दावा है कि इसराइल अगले हफ्ते ईरान पर हमले की तवक्को कर रहा है। देखिए, अगर चीन फौरी तौर पे जंगबंदी के अमल को मुस्तकिल नहीं करवा सकता, तो फिर अमेरिका को और इसराइल को दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक करना होगा। क्योंकि जब जंग चल रही होती है ना, तब जंगबंदी करवाना और शराइत मनवाना आसान होता है। जब जंगबंदी होती है उस वक्त शराइत को मनवाना उतना आसान नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मरतबा दोबारा सिचुएशन एक्सेलरेट करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और फिर चाइना मुदाखलत करके जंगबंदी करवाएगा और नई शराइत के मुताबिक मामला शायद तय हो जाएगा। अगली खबर मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये एक मैसेज है नादरीन आपके लिए, और ये इंपॉर्टेंट है खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते रहते हैं पाकिस्तान में, खास तौर पे ईद आ रही है तो इस हवाले से भी लोग पैसे भेजेंगे। ईदी भी भेजनी है, कुर्बानी के लिए जानवर भी लेने हैं, और ईद के अलावा भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। तो अलग अलग तरीकों से पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं। मेरी टीम ने मुझे बताया था उस वक्त, तो मैंने कहा था पहले मैं चेक करूंगा। तो ये एक तरीकाकार है पैसे भेजने का, टैप टैप सेंड। ये एक मनी ट्रांसफर एप्लीकेशन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान में पैसे भिजवाने के लिए। क्योंकि मैंने जाती तौर पे 2-3 लोगों से पैसे भिजवाकर चेक किया और जब मुझे कंफर्म हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एप्लीकेशन बहुत सेफ है, आप इससे पैसे पाकिस्तान में भिजवा सकते हैं। 3 फायदे होंगे आपको, और चौथा फायदा मैं आपको बाद में बताता हूं। पहला फायदा तो इसमें यह है कि ये फास्ट ट्रैक है, आपका पैसा बहुत तेजी से पाकिस्तान चला जाएगा आपके प्यारों के पास। दूसरा फायदा यह है कि इसका एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा है, यानी जो कटौती होती है वो ज्यादा कटौती आपके पैसों में से नहीं होगी, आपके पैसे बचेंगे। नंबर 3, ये बहुत क्रेडिबल सोर्स है, यानी मैंने खुद करके देखा तो इसलिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि क्रेडिबल है और आपके पैसे जरूर चले जाते हैं और आपको इससे फायदा भी होता है। और चौथा ये है कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक ईदी भी मिल जाएगी। ये ईद से पहले आप इसको ईदी कह लें और ईद के बाद आप इसको बोनस कह लें। यानी जो भी शख्स पहली ट्रांजैक्शन करेगा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद या इस एप्लीकेशन के जरिए से, उसे एक बोनस भी मिलेगा। किन ममालिक से आप पैसे भिजवा सकते हैं? तो फिलहाल अमेरिका से, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, कनाडा से और दीगर ममालिक से आप पैसे भिजवा सकते हैं पाकिस्तान में बड़ी आसानी के साथ। तो ये एक एप्लीकेशन है, टैप टैप सेंड, इसको आप इस्तेमाल करें और पाकिस्तान में अपने प्यारों को पैसे भेजें, ज्यादा तेजी से जाएंगे।
और बगैर कटौती के जाएंगे, यानी बहुत कम कटौती होगी आपकी, एक्सचेंज रेट आपको अच्छा मिलेगा और ये है कि आपके पैसे महफूज रहेंगे। ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की है नादरीन आबना हुर्मुज़ में, और एक असलहे से भरा हुआ एक पूरा शिप वो काबू कर लिया। ये कैसे हुआ, ये बाकायदा BBC के ऊपर इस पर खबर छपी हुई है कि खलीज ओमान में एक ऐसे जहाज़ को जो मुबैना तौर पे फ्लोटिंग आर्मरी यानी असला लेकर जाने के तौर पर काम कर रहा था, ईरानी फौजी एहलकारों ने इसको जब्त कर लिया है। और बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस तंजीम के मुताबिक ये जहाज़ अब ईरानी इलाकाई पानियों की तरफ लेकर जाया जा रहा है, जिसके अंदर असला था। असले की नौइयत के बारे में पता नहीं चला, लेकिन ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पूरा बहरी जहाज़ जो असला वाला है लदा हुआ, इन रिपोर्टों के मुताबिक जो BBC में भी छपी हैं, ईरान ने काबू कर लिया है और वो इस जहाज़ को अपने पानियों की तरफ, अपनी ज़मीन की तरफ लेकर जा रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर और है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो वफद गया ना चाइना में, वो अपने साथ अपने गैजेट्स नहीं लेकर गए, यानी अपनी जो ज़ाती डिवाइसेस हैं जैसा कि मोबाइल फ़ोन, जैसा कि लैपटॉप्स, वो इस तरह की बेशतर चीज़ें छोड़ कर गए। और इसकी वजह क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये दुनिया भर का मीडिया इसको चला भी रहा है। यानी चीन का जो दौरा है, इसमें एक डिजिटल खतरा महसूस किया जा रहा था। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन में अमरीकी वफद के अरकान ज़ाती डिवाइसेस साथ नहीं लेकर गए। आला तरीन अमरीकी वफद के अरकान भी साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के खौफ का शिकार नजर आए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो अमेरिकन मीडिया दे रहा है, अरकान तो अपने फ़ोन और लैपटॉप साथ लेकर ही नहीं गए, कई अरकान ने यह भी किया। अमरीकी हुकाम को खदशा है कि कहीं कोई चीनी सिक्योरिटी सिस्टम इनके ज़ाती लैपटॉप्स और टेलीफोनों की जासूसी ना कर ले और इनका सारा रिकॉर्ड जो है उसको कंट्रोल ना कर ले। लिहाजा वो अपने लैपटॉप्स और अपने मोबाइल फ़ोन्स और अपनी जो कीमती चीज़ें हैं जिनके अंदर उनका रिकॉर्ड है, वो लेकर उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। चाइना की टेक्नोलॉजी से दुनिया के जो टॉप बिजनेसमैन हैं या दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, उसके टॉप ऑफिशियल्स भी चाइना के अंदर अपनी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इतने खौफजदा हैं कि वो अपनी ज़ाती डिवाइसेस भी नहीं लेकर गए कि अगर हम वहाँ ले गए तो पता नहीं क्या कुछ चाइना यहाँ से निकाल लेगा और उसके बाद वो चीज़ें हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी हो सकती हैं। नादरीन, एक और खबर पाकिस्तान से है। ये खबर कोई अच्छी नहीं है। बिलावल जरदारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने अपने दाएं बाएं लोगों को बिठाया हुआ था। एक तरफ उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ साबिक वज़ीर आज़म उनको बिठाया हुआ था, फिर एक तरफ उन्होंने शेरी रहमान को बिठाया हुआ था जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही हैं, जो साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी गालिबन रही हैं, और एक तरफ जो है वो बैठी हुई थी शादिया मरी साहिबा। शादिया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पुरानी कारकुन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कई मरतबा वो असेंबली में पहुंची हैं मखसूस नशिस्तों के ऊपर। तो शादिया मरी साहिबा को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने झाड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में, लाइव सारे मीडिया के सामने। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और जिस तरीके से तज़हीक का निशाना बनाया बिलावल जरदारी ने, वो नामुनासिब था। यानी ये खातून के साथ जिस तरह बिलावल ने बात की, वो उनकी अपनी पार्टी की है, एक ही पार्टी में है, इकट्ठे ही हैं सारे, कोई आपस में मुखालफत भी नहीं है। या तो खातून उनके साथ बदतमीज़ी कर रही होती या उनके ऊपर चढ़ाई कर रही होती, या खातून उनके साथ कुछ ऐसी ज़्यादती कर रही होती, तो चले वो आगे से रिस्पॉन्ड कर लेते इस तरीके से अपनी ज़ुबान के साथ। लेकिन यहाँ पे तो वो खातून उनकी अपनी पार्टी की हैं। हुआ ये है कि बिलावल बड़ी होशियारी के साथ अपने आप को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से होने वाले एक सवाल से अलग कर रहे थे कि मुझे इल्म नहीं है कौन सा वज़ीर है, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ शादिया मरी ने लुकमा दे दिया। उन्होंने कहा जी स्टेट मिनिस्टर है, शायद वो राना सनाउल्लाह नहीं, वो नॉट वफाकी वज़ीर, वो खेल दास ने कहा है। तो साथ ही बिलावल ने कहा कि आई एम नॉट आस्किंग यू, मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो दोबारा बोलने की कोशिश की, सॉरी सर मुझे अभी इसने कहा, तो इस तरह करके उन्होंने बोलने की कोशिश की जब शादिया मरी ने, तो बिलावल ने ऊंची आवाज़ में कहा थैंक यू, ताकि वो चुप हो जाए। और उनका मुंह देखने वाला था, यानी मुझे अफसोस हुआ। देखिए, शादिया मरी साहिबा के हवाले से मैंने ये खबर आपको क्यों सुनाई, इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि एक दौर में मेरे प्रोड्यूसर ने इनसे रब्ता किया, कोऑर्डिनेशन जो करता था लड़का, उसने रब्ता किया जी कि आप इमरान रियाज साहब के प्रोग्राम में आ जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए। तो शादिया मरी साहिबा ने आगे से जवाब दिया था कि उनका लहजा सख्त है, यानी वो जो बात करते हैं उनका लहजा मुझे पसंद नहीं है, सख्त लहजा है उनका, तो इसलिए मैं उनके प्रोग्राम में आने से माजरत करती हूँ। तो आज मैंने देखा बिलावल ने जिस सख्त लहजे के साथ उनके साथ बात की, तो मैं तो उनकी पार्टी का नहीं था, मेरा तो लहजा अवामी सवालात हमने करने होते हैं, जिसकी भी हुकूमत होती है हमारा लहजा ऐसा ही होता है, जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ। सवालात जो हैं वो हमेशा वो पूछते हैं हम जो लोगों के दिमाग में होते हैं। तो हर किस्म की पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा पूछे हैं। एक दौर में PTI को हम पसंद नहीं थे, शहीद अरशद शरीफ को मुझे बहुत बुरा भला भी कहा गया, एक दौर में उस्मान बुज़दार के लोगों ने बहुत बुरा भला कहा,
जब हमने स्कैंडल्स पकड़े पीटीआई के दौर में तब बहुत बुरा भला कहा गया, फिर पीएमएलएन के दौर में बहुत बुरा भला कहा गया, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसा ही हुआ हमारे साथ, तो आजकल के दौर में भी ऐसा। और हमारे लिए ये चीज़ नई नहीं है। लेकिन शादिया मरी ने कहा जी इनका लहजा बहुत सख्त है, तो मुझे लहजा पसंद नहीं है। तो आज बिलावल का लहजा मुझे लगता है उन्हें काफ़ी पसंद आया होगा और यहाँ पे वो कंप्रोमाइज़ कर लेंगी, उन्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनको हर दफ़ा एक कौमी असम्बली की सीट मिल जाती है। देखिए बिलावल की मजबूरी है, वो समझनी पड़ेगी सारी पार्टी को कि कुछ चीज़ें उन्हें बता दी गई हैं और ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या इस किस्म की चीज़ें उनको एक बारगेनिंग टूल के तौर पे जरदारी साहब या बिलावल जरदारी साहब इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने अपने ज़ाती मफादात लेने, उन्हें कुछ चीज़ें बता दी गई हैं। नंबर एक, वफाक जो है वो सूबाई इख्तियारात वापस ले लेगा और ये वापस देने पड़ेंगे, इनको जूते पॉलिश कर करके देने पड़ेंगे। दूसरा, कंट्रोल जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास रहेगा। ये जो कंट्रोल है हुकूमत का, वफाक का, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करेगी, हुक्मरानों का इसमें हिस्सा नहीं रहेगा। आप सबको ख्वाजा आसिफ की तरह का बनना पड़ेगा जो खुलकर ये कहें कि जनाब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्वाजा आसिफ की तरह आपको बनना पड़ेगा जो खुलकर ये कहें कि जनाब हाइब्रिड निज़ाम है और हमें इस पर बहुत फ़ख्र है। तीसरा ये है कि तमाम फ्लाई प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर अवाम पे पैसे ज़ाया किए जाते हैं, अवाम को सब्सिडीज़ दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें अब बंद की जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया होने की तरफ जा रहा है और इन्हें यह कह दिया गया है कि तुम लोगों ने अपना मुंह बंद रखना है, तुम्हारे केसेस ख़त्म कर दिए, तुम्हें इक़्तिदार में लाके बिठा दिया, तो अब चुप करके बैठो और मुल्क को चलाने दो। लेकिन अब मुल्क इनसे चल नहीं रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई आदमी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। लोग इनसे वादे कर लेते हैं कि हम पैसे लगाएंगे, लेकिन पैसा लगाता कोई नहीं है। कई कंपनियां पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहती हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो इस्तेहकाम ही नहीं है, हमारा पैसा डूब जाएगा, तो लोग फिर पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाते और हुकूमत को कर्जा लेना पड़ता है। अभी मैं डाटा देख रहा था तो मौजूदा हुकूमत ने इस साल में कितना कर्जा लिया, ये रोजाना के हिसाब से 21 से 22 अरब रुपए बनते हैं। मुझे आप बताएं कि क्या इस हुकूमत ने अवाम के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर 21 से 22 अरब रुपए खर्च किए? बिल्कुल खर्च नहीं किए। इमरान खान के दौर से इस दौर में इन्होंने 3 गुना ज्यादा कर्जा लिया है। यानी शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर साहब ने इस दौर में इमरान खान के दौर से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से कर्जा लिया है। इमरान खान के दौर में तो डैम्स भी बन रहे थे, मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, सेहत कार्ड उसने दिया हुआ था, बिजली 4 गुना सस्ती थी, पेट्रोल जो है वो आधी से भी कम कीमत का था, गैस 10 गुना सस्ती थी, महंगाई जो है वो आधी थी जितनी अब है, नए अस्पताल यूनिवर्सिटियां बन रही थी, हेल्थ कार्ड इमरान खान ने दिया हुआ था, सब्सिडीज दी हुई थी, अवाम को सहूलतें दी हुई थी। और कोरोना में उसको बहुत बड़े पैमाने पर कर्जा लेना पड़ा क्योंकि उसने पब्लिक को सपोर्ट करना था। तो आज तो वो सारा कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो 3 गुना ज्यादा इन्होंने पैसा इकट्ठा कर दिया, ये पैसा गया किधर? कोई प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा। इनसे कोई पूछेगा क्या? कोई इनसे सवाल करेगा? अब इन्होंने आईनी अदालत बना दी है, इनसे सवाल भी नहीं किया जा सकता। जब आप सवाल करेंगे मामला जाएगा आईनी अदालत में, वो जज कहेगा जो हुक्म मेरे सरकार। तो अब सवाल भी आप नहीं कर सकते कि जनाब इतना पैसा जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो जा कहां रहा है? कौन से ऐसे प्रोजेक्ट आपने पाकिस्तान में लगा दिए हैं जिनकी हम तारीफ कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जनाब बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट बन रहे हैं। SIFC के नाम से एक इन्होंने सफेद हाथी पाला, उसने जो तबाही फेरी पाकिस्तान में मईशत का कचूमर निकाल दिया, 1 रुपए की सरमायाकारी ये पाकिस्तान के अंदर करवा नहीं पाए। और एक के बाद एक चीजें जो हैं वो मजीद खराब होती चली जा रही है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, वहां इमरान खान का कैदी नंबर 804 का तोती बोल रहा है। मैंने वहां लोगों से बात की है, उन्होंने कहा जी बहुत थोड़े लोग हैं जो दूसरी तरफ खड़े हैं, जो रवायती पीपल्स पार्टी या PMLN उनके साथ जुड़े हुए वो थोड़े से लोग हैं। उन्होंने लोगों की बहुत बड़ी तादाद, खासतौर पर नौजवान, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो यहां पे होने वाली हर ज्यादती को देख रहे हैं। और वहां पे ये तासुर है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर वो हथकंडा अपना रही है जिसके जरिए से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने से रोक सकती है और उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अभी इंतखाबी निशान वाला मामला भी आपके सामने हुआ है, तो नौजवानों में बड़ा सख्त रिएक्शन है वहां पे। देखें, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। वो अपनी आई पे आ गए ना तो ऐसी शिकस्त देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। वो सिर्फ पहाड़ों पे रहते नहीं है, उनकी हिम्मत, उनके दिल और उनके हौसले वो पहाड़ों जितने बड़े हैं। ये निजाम गलत पंगा ले रहा है गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों से, ये नफरत के बीज बो रहे हैं। कल यही नफरत इनके सामने आएगी, याद रखिएगा मेरे अल्फाज। गिलगित बल्तिस्तान के लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। देखिए, ऑर्डर तो दिया गया है वहां पे ऑफिसर्स को कि कुछ भी हो जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है कि गिलगित बल्तिस्तान में किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनने देनी। उसकी वजह क्या है? जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी ऐसी हुकूमत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती जो उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ एक भी फैसला करे। ये 2 जगह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है
यहां उन्हें मुकम्मल कंट्रोल चाहिए होता है और कठपुतली हुकूमत चाहिए होती है। बलूचिस्तान में भी ये 3 एरियाज ऐसे हैं जहां पे हर हाल में उन्हें कठपुतलियां चाहिए होती हैं, एक बलूचिस्तान में, एक गिलगित बल्तिस्तान में और एक कश्मीर में। और यहां कठपुतलियों के बगैर उनका गुजारा नहीं है एक दिन भी। लिहाजा वो पूरी कोशिश करेंगे, जितनी पंजाब में की उससे ज्यादा कोशिश करेंगे कि जाली तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बाहर बाहर कोई हुकूमत बना दें। लेकिन अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी मुजाहरा करते हैं अपनी ताकत का या मजीद इंतजार करते हैं। बहरहाल नौजवानों ने तो अपना फैसला सुनाया, वहां पे जिस तरह का नौजवानों के अंदर रद्द अमल है, अगर ये इलेक्शन तक मोमेंटम गया तो कहानी उलट जाएगी। नाजरीन, जिला खैबर में एक ड्रोन हमला हुआ है और उस पर स्टेटमेंट भी जारी किया जुनैद अकबर ने। जिला खैबर की वादी तीरा में मकामी आबादी पर मुबैना ड्रोन हमला हुआ है। उन्होंने कहा, मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाना कोई जंग नहीं है, बल्कि खालिसतन सफाकी है, इंसानियत की खुली तजलील है। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ और दुआएं ज़ख्मी होने वाले 5 शहरियों और उनके अहल खाना के साथ हैं। अब मामला ये है कि ये मजम्मतों तक मसला आ गया है। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मुकदमा दर्ज करना है, और इन सब ने यह दावा भी किया था कि अली अमीन गंडापुर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। जब अली अमीन गंडापुर जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे तो मुकदमा दर्ज होंगे, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।